नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे लैंड बैंक के कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करते हैं ये न्यूज़ में क्यों था, यानी कि इसकी कंटेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, हाल ही में हुआ क्या है, एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, यानी कि दीपम। इसने ना एक स्ट्रक्चर फाइनलाइज करा है। ठीक है, किस चीज़ का स्ट्रक्चर, किस चीज़ से रिलेटेड है ये स्ट्रक्चर, तो उसका नाम जानिए। सबसे पहले तो आप लैंड बैंक कंपनी का एक स्ट्रक्चर इसने फाइनलाइज करा है। अब लैंड बैंक कंपनी जो है उसको क्या टास्क दिया गया है, उसको देखो, टास्क ये दिया गया है कि ऐसे ज़मीन के टुकड़े ये बेचने का काम करेगी लैंड बैंक कंपनी जिसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज के द्वारा एक तरीके से उनके पास है। यानी कि एक तरीके से जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, जो उनके पास लैंड है, या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज के पास कोई ऐसा लैंड पार्सल है जो कि आइडल पड़े हुए हैं, तो उनको बेचने का काम या फिर एक तरीके से अगर पैसा रिकवर करना है तो कुल मिलाकर बस जो खरीदने बेचने का जो काम है ना, वो इसको दिया गया है कि सरकार ये वाला काम खुद नहीं कर सकती अपनी गवर्नमेंट बिल्डिंग से रिलेटेड एसोसिएटेड। तो उसने ये वाला टास्क जो है एक स्पेशल, आप कह सकते हैं स्पेशल पब्लिक व्हीकल एक बनाकर ये वाला काम इसको दे दिया गया है लैंड बैंक कंपनी को। यानी कि गवर्नमेंट की कोई भी आइडल पड़ी हुई ज़मीन, अगर ये लैंड का टुकड़ा है मान लीजिए और ये खाली पड़ा हुआ है और इसको सरकार के दिमाग में आया कि अब हमें इसको बेचना है, तो इसके लिए सरकार ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल एक बना दिया है जिसको उन्होंने नाम दिया है लैंड बैंक कंपनी। और लैंड बैंक कंपनी जो है इसको बेचने का काम कर सकती है गवर्नमेंट के एसेट्स को, गवर्नमेंट के लैंड पार्सल्स को। ये इसको परमिशन किसने दी, तो वो परमिशन दी गई है दीपम के द्वारा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के द्वारा। यहाँ तक आई थिंक आपको कंटेक्स्ट तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन कंटेक्स्ट तब तक आपको क्लियर नहीं होगा और ज़्यादा जब तक आप ये नहीं जानोगे कि ये लैंड बैंक का कंसेप्ट होता क्या है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं बेसिक तरीके से ये लैंड बैंक क्या होते हैं। देखिए, लैंड बैंक ऑब्वियस ही बात है, अगर लैंड बैंक कंपनी है वो क्या कर रही है, सरकारी ज़मीन को बेचने का काम कर रही है पब्लिक सेक्टर कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बिहाफ से। ठीक है, तो लैंड बैंक कंपनी एक गवर्नमेंट एंटिटी है या फिर आप इसको नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन भी कह सकते हो। इसका काम ये होता है कि जो खाली प्रॉपर्टीज़, जो वेकेंट लैंड या फिर टैक्स डिलिंक्वेंट प्रॉपर्टीज़, अब ये टैक्स डिलिंक्वेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि सरकारी बैंकों ने हड़प ली उन लोगों से जिन्होंने लोन लिया था या कोई भी बात हो गई थी लेकिन वो टैक्स टाइम पर नहीं भर पाए, या फिर जो एक हाउसिंग टैक्स या जो प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है ना, पर्सन, कोई भी पर्सन था एक्स वाई जेड, मान लीजिए उस पर्सन को हम लोग कह देते हैं मोहन। मोहन बड़े टाइम से इग्नोर कर रहा था सरकार को टैक्स देना अपनी लैंड के टुकड़े से जितना सरकार को मिलना चाहिए था हाउसिंग और हाउसिंग प्रॉपर्टी या फिर कोई भी मतलब प्रॉपर्टी टैक्स के फॉर्म में, तो वो नहीं मिल रहा था और सरकार ने उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कब्जा कर ली, सरकारी बैंक ने कब्जा कर लिया और नीलामी हो गई उसकी प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पर जो है इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैनेज करना और उनको डिस्पोज करना जो अभी तक खाली पड़ी हुई हैं, ये काम है लैंड बैंक का। ठीक है, ताकि ये इंश्योर करना कि जो खाली पड़ी हुई ज़मीन है उनका प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन करा जा सके। जैसे हमने मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस करा था, उसमें भी घुमा फिरा कर यही वाली बात थी। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम लोग बात करें क्या लैंड बैंक का जो कंसेप्ट है वो क्या नया कंसेप्ट है, बिल्कुल भी नहीं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये न्यू कंसेप्ट है, नहीं ये न्यू कंसेप्ट नहीं है। लैंड बैंक जो है 1990 से हमें हमारे देश में देखने को मिल रहे थे राज्य की सरकारों के द्वारा। मतलब ये कंसेप्ट आ गया था अलग अलग राज्यों में 2017 तक। ज़्यादातर इंडियन स्टेट जो थी, भारत के जो बड़े सारे राज्य थे, उनमें अच्छे खासे तादाद में एक बड़ी मात्रा में लैंड बैंक्स हमें देखने को मिलते हैं, या फिर बहुत सारी स्टेट्स 2017 तक इस चीज़ का प्रयास कर रही थी कि वो ऐसा लैंड बैंक, अगर उनके लैंड बैंक कंपनी या फिर लैंड बैंक का कंसेप्ट अगर नहीं है उनके राज्यों में, तो वो उसको लाने की कोशिश करेंगी।
नीति आयोग की दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट बहुत फेमस रिपोर्ट है। मेंस में हम लोग इसको पढ़ते हैं जनरली आंसर लिखने के लिए। तो नीति आयोग ने अपनी स्ट्रैटेजी जो एक थी, स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75, उसमें सजेस्ट करा था कि हम एक नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम लोग जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि जीआईएस बेस्ड जो मैप्स होते हैं हर एक लेवल पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, ताकि जो लैंड बैंक्स का जो काम है ना बेचने का उन आइडल प्रॉपर्टीज को, वैकेंट लैंड को, उस पर एक तरीके से वर्चुअल मैपिंग कर कर उसको मार्क करके कि ये प्रॉपर्टीज इस एरिया में, इस ब्लॉक में, इस जोन में खाली पड़ी हुई हैं, उनको बेचना और या फिर वैकेंट लैंड को एक प्रोडक्टिव लैंड में कन्वर्ट करना ये और भी आसान हो जाए। तो ये तो एक नॉर्मल सी बातें हमने डिस्कस करी। तो नीति आयोग ने अपने स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 में इसमें डिस्कस कर रहे थे। एक डॉक्यूमेंट का नाम है दोस्तों, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसको यूपीएससी में मेंस में पढ़ा जाता है, तो इसको हम पढ़ेंगे बाद में जब मेंस रिलेटेड बातें करेंगे। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें क्या क्या स्टेप लिए जा चुके हैं हमारे देश में अभी तक लैंड बैंक से रिलेटेड, तो देखिए अगस्त 2020 में एक नेशनल ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम लॉन्च करा गया था। ठीक है, दो चीज़ों को इंटीग्रेट करके, किसको, एक तो इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को जीआईएस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करा गया था, 6 राज्यों में करा गया था। और ये एक प्रकार से नेशनल लेवल पर जीआईएस बेस्ड अनेबल्ड जो लैंड बैंक सिस्टम जो था, ताकि वही वाली बात है दोस्तों, घुमा फिरा कर बात तो सिर्फ एक ही है, मुद्दा तो एक ही आर्टिकल का, कि वैकेंट लैंड को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। हम लोगों को मतलब यहाँ पर मतलब है सरकार जो है वो आइडेंटिफाई करेगी विद द मीडियम ऑफ अ लैंड बैंक कंपनी, जो कि ऐसे पड़े खाली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स दफ्तरों को बेचने का काम करेगी। ठीक है, तो 6 राज्यों में फर्स्ट पेज पे ट्रायल बेसिस पर ये चीज़ करी गई थी। आज के अगर प्रेजेंट सरकमस्टांस की अगर हम लोग बात करें कि आज की स्थिति है, तो एट प्रेजेंट इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक जो पोर्टल है वो कवर करता है मोर देन 3,350 इंडस्ट्रियल एरियाज और क्लस्टर्स को, जिसमें लगभग 4,75,000 हेक्टर्स ऑफ लैंड जो कि 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, उसमें इतना एरिया जो है वो जीआईएस बेस्ड पोर्टल के अंदर कवर करा गया है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि इतने बड़े लैंड एरिया के अंदर कौन कौन से वेकेंट लैंड है, ताकि उनको बेचना आसानी से करा जा सके लैंड बैंक कंपनीज के द्वारा। ठीक है, ये जो दोस्तों हमने आईआईएस पढ़ा ना, इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक प्रकार से जब जीआईएस के साथ इनेबल्ड हो जाता है ना, तो इसके एम बहुत सारे हैं जो कि सरकार ने बता रखे हैं। जैसे एक तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है लैंड बैंक कंपनी को कि जो लैंड जो खाली पड़े हुए हैं क्या उस पर किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जैसे मान लीजिए गुरुग्राम में कोई एक बहुत बड़ी मात्रा में लैंड एक खाली पड़ा हुआ है, हेक्टर्स ऑफ एरियाज में वो लैंड फैला हुआ है लेकिन वो खाली पड़ा हुआ है। तो अब ये देखा जाएगा कि वहाँ पर क्या उसमें कुछ एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्या क्या वहाँ पर बड़े बड़े टावर्स बिल्डिंग्स वगैरह बनाकर, या तो कोई कोई नई कंपनीज अगर यहाँ पर खुले या फिर एक सोसाइटीज़ वगैरह अगर बसे तो हम उनको क्या किराए पर चढ़ा सकते हैं क्या। फिर एक तरीके से इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की मैपिंग करी जा सकती है कि कहाँ कहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से हम लोग मैपिंग कर कर ये देख सकते हैं कि कौन कौन से एरियाज जो हैं वो खाली पड़े हैं। फिर स्टेट में जो वेकेंट लैंड्स होते हैं उसको स्टेट लैंड बैंक्स के साथ इंटीग्रेट करा जा सकता है, लिंक करा जा सकता है। फिर इंफॉर्मेशन दी जा सकती है एक्सटर्नल और इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ये एक प्रकार से दोस्तों आप समझ ही गए होंगे आर्टिकल का मुद्दा यहाँ पर, एक प्रकार से जो ये वर्क कर रहा है ना आर्टिकल, जो आपको बात बता रहा है, आप कंफ्यूज मत होना, गूगल मैप्स की तरह ये बातें हो रही हैं, बस आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि कौन कौन से वेकेंट लैंड पड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवेज, रोडवेज और उनके बीच में कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रांग है, इस चीज़ को देखने के लिए ये सारा काम करा जाएगा। लैंड बैंक कंपनी को मालिकाना हक सौंपा जाएगा इसका, कि मालिकाना हक मतलब क्या, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप लैंड पार्सल को सेल करोगे जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर कंपनी से एसोसिएटेड हैं। बस हमें ये देखना है कि कोई भी लैंड जो है वो वैकेंट ना रहे, खाली ना पड़ा रहे, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को एक तरीके से एसेट्स में से हम लोग कुछ ना कुछ उसको कन्वर्ट करके उस आइडल एसेट को या तो बेच कर या किराए पर चढ़ाकर या किसी और को उसका मालिकाना हक देकर सरकार को उससे वैकेंट लैंड से रेवेन्यू जनरेट करना है। ठीक है।
अब अगर दोस्तों हम लोग फ़ायदे की बात करें कि इसके बेनिफिट क्या होंगे लैंड बैंक के, तो एक तो इसकी वजह से होगा क्या, सबसे पहला बेनिफिट जो राइटर के द्वारा हमें बताया जाता है, लैंड यूज एफिशिएंसी इससे इंप्रूव होगी। लैंड क्योंकि ऑलरेडी एक स्कार्स रिसोर्स है हमारे इंडिया में। स्कार्स का मतलब ये होता है कि लिमिटेड मात्रा में आपको देखने को मिलता है, अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी तो लैंड की कहीं पर भी नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, है ना। हमारे पूरे, जैसे अगर आप यहाँ पर एक आंकड़ा देखो, विद जस्ट 2.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड एंड 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा जगह हमारे पास सिर्फ मतलब क्या कहते हैं, इतनी कम जगह सॉरी हमारे पास सिर्फ अवेलेबल पड़ी हुई है। तो हमें एक तरीके से जो वेकेंट लैंड है, अगर हम उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करके उसमें किसी प्रकार से रेवेन्यू ला पाएँ, तो वो रेवेन्यू बहुत सारे कामों के लिए, सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। सोशल कैसे, कि सोशल स्कीम्स वगैरह जो सरकार की चलती हैं उसके लिए यूज़ हो सकता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है। इसके बाद एक हेल्प हो सकती है कि कैसे एड्रेस करा जाए इन ऑर्डिनेट डिलीज को। अगर गवर्नमेंट का जो लैंड है ना वो आराम से बिकता नहीं है, क्योंकि एक तो लैंड रिकॉर्ड्स में एक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लैंड रिकॉर्ड सरकार के पास पूरे प्रॉपर तरीके से होते भी नहीं है, डेटाबेस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, या फिर सरकार के ऊपर ऐसा आरोप लगता है कि उसने, जैसे मतलब मान लो, हमने बहुत बार इसको डिस्कस करा है कि कहीं से हाईवे या फिर रेलवे अगर कोई निकालना है तो सरकार इलीगल तरीके से एनक्रोच करती है उस एरिया को, वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, और सरकार की तरफ से फेयर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट ये करी भी नहीं जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम एक्ट भी पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन एक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है, तीसरा बेनिफिट, कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बूस्ट हो सकती है। ठीक है, और ये चीज़ एविडेंट है चाइना से, जहाँ पर 26% के आसपास लगभग जो कंट्रीब्यूशन है लैंड से, वो उसने इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करा पिछले 8 साल में चाइना के अंदर। पिछले 8 साल में नहीं, मतलब 2001 से लेकर 2009 तक, इस टाइम पीरियड के 8 साल के अंतर्गत। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो सकती है, क्योंकि एक प्रकार से लैंड बैंक कंपनी वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है कि किस प्रकार से फ्री और इजी और एक्सेसिबिलिटी हो सके इन्वेस्टर्स को। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अगर वो किसी एरिया में लैंड वगैरह खरीद कर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे गुरुग्राम जैसी या नोएडा जैसी जगह पर, वहाँ पर वो आकर एक सोसाइटी या प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, उन्होंने सरकारी ज़मीन एक उनकी नज़रों में है, तो क्या खरीदना उसको फीजिबल होगा। तो सरकार अगर पूरा डेटाबेस अगर अपना क्लियर कर देगी तो इन्वेस्टर्स भी अपना मन फिर प्रॉपर तरीके से बना पाएंगे। एज ऑफ बिजनेस जो है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस इससे प्रमोट होगा। जैसे अभी हम एक्ट पढ़ेंगे, इस एक्ट में जो भी इश्यूज हैं 2013 के एक्ट में, जो कि रिलेटेड है कंपनसेशन और ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन से संबंधित। तो ऐसा देखा जाता है कि लैंड को अगर एक्वायर करना है ना, तो इस एक्ट में कुछ एक चीज़ें हैं जो कि एक जो इशू बन जाती हैं, एक रुकावट बन जाती हैं, बैरियर बन जाती हैं, और फेयर मतलब एक प्रॉपर तरीके से लैंड एक्विजिशन हो नहीं पाती। दूसरे कुछ और बेनिफिट्स ये भी हैं कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो लैंड मार्केट ट्रांजैक्शंस और में करी जा सकती है, कि किस प्रकार से सरकारी जो ज़मीनें हैं वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टर्स को दी जा रही हैं, और एक प्रकार से अगर जो केसेस जो हैं जुडिशरी के पास, कोर्ट के पास बार बार जाते रहते हैं, उनमें गिरावट देखने को मिल सकती है, और ये अच्छी बात भी है कि जुडिशरी के ऊपर बर्डन कम आएगा। अब दोस्तों हम एक एक्ट की बात करते हैं। इस पूरे आर्टिकल में देखो, मैंने ज़्यादा डेप्थ में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि प्रीलिम्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पहली बात है आर्टिकल है ही नहीं। एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था बस वो तो मैंने आपको बता ही दिया। क्या लैंड बैंक क्या नई चीज़ है? जी नहीं, 1990 से वेरियस स्टेट गवर्नमेंट में लैंड बैंक जो है आपको देखने को मिलता है कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग एक एक्ट की बात करें, जैसा कि मैंने बोला कि सरकार अगर अपने बड़े सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह लेकर आती है तो उस पर आरोप लगता है कि उसने एक तरीके से फोर्सफुल तरीके से ज़मीन पर कब्जा करा और वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस करा गया। तो इसके लिए एक एक्ट है हमारे देश में, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इस एक्ट ने लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 जो कि अंग्रेजों के टाइम से चला रहा था, इसको रिप्लेस कर दिया था। इस एक्ट में एक चीज़ प्रोवाइड करी गई है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट दोस्तों क्या होता है, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करते हो ना, तो बीइंग अ सरकारी अफसर आप इस चीज़ को स्टडी करो कि वहाँ पर इकोनॉमिक कॉस्ट आएगी, वो तो आएगी कि मतलब पैसा कितना लगेगा, डांबर कितना लगेगा, मैन एंड मटेरियल कितना लगेगा, वो सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इसके सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट या फिर सोशल डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से, कि पूरे के पूरे गांव को, जो बस्ती बसी हुई है, क्या उसको उजाड़ना पड़ेगा, कंपनसेशन कितनी देनी पड़ेगी लोगों को,
ठीक है, लोग ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर विरोध में उतर आए, फिर वो कोर्ट को अप्रोच करें, कोर्ट अल्टीमेटली फिर इस प्रोजेक्ट को हॉल्ट कर दे, तो हम लोग 50% जेब से पैसा भी लगाएं और पता चला प्रोजेक्ट भी कंप्लीट ना हो। तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है हर एक प्रोजेक्ट का करना चाहिए। ये वाली चीज़ है ना दोस्तों, आप जीएस पेपर 2 में पॉलिटी का आंसर लिखते हुए और जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी का आंसर लिखते हुए आप इनको यूज़ कर सकते हो ऐसे पॉइंट्स को, ठीक है। इवन एथिक्स के अंदर आप यूज़ कर सकते हो कि अगर डिबेट आए कि अगर हमें डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, एज वेल एज हमें ये भी देखना है कि कोई फोर्सफुल तरीके से डिस्प्लेस ना हो, तो क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, तो आप वहाँ पर मेंशन करना सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का स्टेप लिया जा सकता है। ये एक मैंडेटरी इसमें इस एक्ट में करा गया कि ये एक चीज़ मैंडेटरी बना दो सारे प्रोजेक्ट्स में, एक्सेप्ट इन केस ऑफ अर्जेंसी वाले केसेस के अंदर, या फिर जहाँ पर इरिगेशन वाले प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं करी जाती है, वहाँ पर ये देखा जाता है कि इकोलॉजी को कितना बेनिफिट या कितना हार्म होगा। तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हम लोग ये देख रहे थे ना कि जनता को कितना फायदा या कितना नुकसान होगा, तो एनवायरनमेंट को कितना फायदा कितना नुकसान होगा, तो उसके लिए एक दूसरी चीज़ होती है EIA, यानी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये दोनों मैं किसी दिन आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, आराम से आप फिर सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकोगे इनसे रिलेटेड, और इनको कहाँ कहाँ रेलिवेंट जगह पर पुट करना है वो भी कर सकोगे। सभी तरह की जो एक्विजिशंस हैं वो रिक्वायर करती हैं कि वहाँ पर रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए और रीसेटलमेंट होनी चाहिए, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कोई लोग हैं, इनको अगर डिस्प्लेस करा गया है तो एक फेयर तरीके से इनका रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट होनी चाहिए। फिर कंपनसेशन जो है वो देनी चाहिए, कि अगर किसी एक ओनर का लैंड अगर एक्वायर करा गया है, ठीक है, और वो ना कंपनसेशन ऐसी नहीं कि कुछ भी पकड़ा दी कि आपकी मैंने अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कब्जा करके कि हटो चलो यहाँ से निकलो और मुझे रेलवे प्रोजेक्ट बनाना है, मैं एक सरकारी अफसर होकर अगर आपसे ऐसा बोल रहा हूँ। कम इस एक्ट में ये बोला गया कि कंपनसेशन जो उस टाइम पर मार्केट वैल्यू चल रही होगी ना आपकी ज़मीन की, आपके प्रॉपर्टी के टुकड़े की, आपके घर की, अगर वो चीज़ आपसे ली गई है तो 4 गुना ज़्यादा मार्केट रेट से ज़्यादा आपको कंपनसेशन मिलनी चाहिए रूरल एरियाज़ के केस में, और 2 गुना ज़्यादा मिलना चाहिए अर्बन एरियाज़ के केस में। ये वाला पॉइंट दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से प्रीलिम्स का फैक्ट पूछा जा सकता है, बन सकता है क्वेश्चन यहाँ पर। इस एक्ट में एक बात और बोली गई है कि मैंडेटरी कंसेंट मिलना चाहिए ऑफ एटलीस्ट 70% ऑफ ओनर्स, ठीक है, कि मतलब अगर एक ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही बंदे का घर मतलब तोड़ दिया जाएगा एक रेलवे निकालने के लिए, तो एक पूरे एरिया में जिसमें मतलब मान लो बड़े सारे घर मतलब एक बने हुए हैं, तो वहाँ पर रेसिडेंट्स जो हैं टोटल रेसिडेंट्स में 70% का कंसेंट लेना चाहिए कि क्या हम आपकी जो प्रॉपर्टी एक्वायर वगैरह करने जा रहे हैं, और वो चीज़ ठीक है आप एग्री करते हो, हम आपको मार्केट रेट से 4 गुना ज़्यादा कंपनसेशन दे देंगे अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, और 2 गुना ज़्यादा दे देंगे अगर आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो। 80% जो है वो जो कंसेंट है वो मिलेगी फॉर एक्वायरिंग लैंड फॉर प्राइवेट कंपनीज, अगर प्राइवेट कंपनीज के द्वारा वो करा जा रहा है, तो फिर 80 गुना लोगों की, 80% लोगों की, 80 गुना नहीं सॉरी 80% लोगों की जो उस एरिया में रह रहे हैं उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर उनका लैंड अगर आपको चाहिए है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। अब दोस्तों, प्रीवियस आर्टिकल के अंदर हम लोगों ने एक बात करी थी डिसइन्वेस्टमेंट की, और आगे बढ़ने से पहले आप आगे की डिस्कशन सुनने से पहले ना एक बारी कमेंट बॉक्स में बता देना कि डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है, उसके बाद आगे आप सुनना। तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से वैल्यू एडिशन दे रखा है यहाँ पर, तो वो कैसे करी जा सकती है। देखो, डिसइन्वेस्टमेंट ना एक फिजिकल पॉलिसी का पार्ट होता है। दो पॉलिसी होती हैं, अगर मैं आपको बताऊं, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं वैसे इसको, एक होती है फिजिकल पॉलिसी और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। जब भी आरबीआई कोई डिसीजन लेती है ना तो उसको बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। जब भी गवर्नमेंट, मोस्ट पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कोई डिसीजन लेती है तो उसको बोला जाता है फिजिकल पॉलिसी। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, कोई भी एक कंपनी है, कोई भी एक पीएसयू है, यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको, सेल ऑफ एयर इंडिया, ठीक है, सेल ऑफ एयर इंडिया टू टाटा, यहाँ पर टू नहीं है, ये वाला ऑफ है, सेल ऑफ एयर इंडिया टू टाटा। सरकार ने अगर ये डिसाइड करा कि वो एयर इंडिया बीइंग अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज वो अगर उसको बेच रहे हैं टाटा को, तो इसका मतलब क्या है, 51% जो शेयर होल्डिंग है वो सरकार ने अपनी खो दी और वो दे दी एक तरीके से टाटा को। मतलब 51% खो देनी चाहिए, इसके बियॉन्ड कितनी भी हो सकती है, चाहे वो फिर 100% सरकार देते, क्योंकि मान लीजिए एक पर्सन है ए और बी, हम कब कहेंगे कि इनके बीच में 50-50% की पार्टनरशिप है, कि 50% स्टेक कंपनी में ए के हैं और 50% बी के हैं।
हम कब कहेंगे कि ए मालिक है? जब 51% स्टेक ए के हैं और बचे कितने 49% बी के हैं। हम कब कहेंगे कि बी मालिक है? 51% स्टेक अगर बी के हो और 49% अगर ए के हो। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो सरकार जब अपना एक तरीके से मालिकाना हक खोकर वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल को जब भी कोई चीज़ अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की शेयर होल्डिंग बेच देती है पूरी तरीके से, तब हम उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये होती कैसे है? ये एक फिजिकल पॉलिसी के मेजर के तौर पर होती है, जिसकी वजह से सरकार ये कोशिश करती है कि उसका फिजिकल बर्डन कम हो, उसके फाइनेंसेस इंप्रूव हों, और गवर्नमेंट को जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं जो कि गवर्नमेंट को अब चाहिए नहीं, उनको सरकार को खुद रियलाइज हो गया होता है ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गई हैं, ठीक है, वॉर्न आउट हो गई हैं, और अगर हम इसको प्राइवेट इंडिविजुअल को दे देंगे तो वो इसमें कुछ ना कुछ तिकड़म कर मॉडर्न ज़माने के हिसाब से इस सर्विस को, इस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें वो ज़माने के हिसाब से कदम मिलाकर लोगों को एक बेटर सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म प्रोवाइड करवा सकें। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर के तौर पर भी डिसइन्वेस्टमेंट करी जाती है, इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करने के लिए, एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, सरकारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पर, मैं हमने प्रीवियस आर्टिकल में डिस्कस करा था दोस्तों, सरकारी जगहों पर इन्वेंशंस और इनोवेशंस की कम बात होती है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी की, एफिशिएंसी की कम बात होती है। ये वाली चीज़ें होती हैं प्राइवेट लोगों के, प्राइवेट डोमेन के अंदर, कि अगर कोई बिजनेसमैन है या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है वो कर सकता है ये चीज़ें। तो सरकार ने इसी सब चीज़ों को देखते हुए, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट का एक एग्जांपल है रिसेंट का, एयर इंडिया को बेच दिया टाटा को, और इसकी वजह से सरकार ये भी कर सकती है कि कंपटीशन को इंड्यूस कर सकती है। जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अगर सरकार जो है इंप्रूव नहीं कर पा रही, या फिर सरकारी लोगों को बोला गया था कि आप इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करो, वरना आने वाले 1 या 2 डिकेड के अंदर हम इसको बेच देंगे किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को, उन्होंने बात को सीरियसली नहीं लिया और वो बेच दी गई। तो एक कंपटीशन कैसे इंड्यूस होगा इससे, कि प्राइवेट लोगों के साथ अगर हम compete नहीं करेंगे तो लोगों को, सरकारी लोगों को ये लगेगा कि हमारी पीएससी जो है अभी तक हमारी एक तरीके से सेमी गवर्नमेंट जो नौकरी है वो चली जाएगी, और ये सारी की सारी कंपनी जो है उठाकर सरकार इसको एक प्राइवेट इंडिविजुअल को दे देगी, है ना, वन टाइम पूरे की पूरी तरीके से बेचकर। फिर अगर हम उस सेम कंपनी में नौकरी करेंगे तो हम उसके प्राइवेट कर्मचारी रहेंगे, ना कि सेमी गवर्नमेंट रहेंगे, जिसमें हमारी जॉब सिक्योरिटी हुआ करती थी। तो इस चीज़ को देखते हुए लोगों के अंदर, जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आप कहो, अगर उसके अंदर जो काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक फेयर कंपटीशन की भावना आएगी। एक वो वहाँ पर भी अपनी सेक्टर के अंदर इनोवेशन और इन्वेंशन लाने की कोशिश करेंगे, और इसकी वजह से फ़ायदा अल्टीमेटली किसको मिलेगा? सिटीजन्स को मिलेगा। अब जो ये डिसइन्वेस्टमेंट करी जाती है सरकार के द्वारा, तो इससे फायदे या नुकसान क्या क्या निकलते हैं, इम्पैक्ट्स क्या क्या निकलते हैं, तो यहाँ पर देखिए। सबसे पहले तो फिजिकल डेफिसिट सरकार का कम होता है, कि सरकार के ऊपर अगर पैसों की लेन देन की एक तरीके से बर्डन अगर ज़्यादा है, सरकार के ऊपर अगर कर्जा ज़्यादा है, तो एक बार मतलब मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे घर पड़े हुए हैं, आपके पास 10 घर हैं, उनमें से एक घर को अगर आपने बेच दिया और उसके बाद अगर आपको कीमत मिली उससे मान लीजिए 6 करोड़ रुपए, बस आपको जितना भी कर्जा वर्जा बैंक का या जिसका भी लेन देन का वो पैसा उतारना है, तो वो आपने उतार दिया, मान लीजिए 4 करोड़ के आसपास उतार दिया, 2 करोड़ तो फिर भी आपके पास है, मज़े करिए पूरी ज़िंदगी। तो यही चीज़ है कि सरकार का फिजिकल डेफिसिट इससे कम हो जाता है, बेटर मैनेजमेंट हो पाती है, और नई बेस्ट प्रैक्टिसेस सरकार ला पाती है, कंपटीशन वगैरह इंप्रूव हो पाता है, सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म इंप्रूव हो पाते हैं, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स इंप्रूव होते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। सरकार इस चीज़ पे संकेत करती है डिसइन्वेस्टमेंट करते हुए कि गवर्नमेंट कम है, गवर्नेंस में हम लोगों ने फोकस ज़्यादा करा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग प्राइवेट लोगों को ज़्यादा लिबर्टी दे रहे हैं, एंड मतलब एक सेक्टर पे मालिकाना हक पूरी तरीके से नहीं जमा रहे हैं। जैसे रेलवेज़, जब शुरू शुरू में अगर आप इकोनॉमी पढ़ेंगे ना, तो आप वहाँ पर देखेंगे रेलवेज़ शुरू शुरू में प्राइवेटाइज करने से सरकार डरती थी। सरकार जैसे अल्कोहल हो गया, टोबैको इंडस्ट्रीज़ हो गया, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हो गए, और एक ये हो गया रेलवेज़ हो गया। लेकिन बाद में देखिए बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट वगैरह, मेट्रो वगैरह बनना, तो सरकार धीरे धीरे करके चीज़ों को प्राइवेटाइज करने लगी है, और वो इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि दे आर फोकसिंग टुवर्ड्स लेस गवर्नमेंट बट मोर गवर्नेंस। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इसकी वजह से इम्प्रूव हो सकती है। और उसके बाद सर्विसेज जो कंज्यूमर्स को मिलती हैं, मैंने बताया ना अल्टीमेटली फ़ायदा तो सिटीजन्स का ही इसके अंदर, और ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस हो सकती है कंज्यूमर्स के प्रति, कि कंज्यूमर्स को जिस तरीके से एक इन्वेंशन, इनोवेटिव और एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म जो उनको मिलने चाहिए, तो वो मिल सकते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे दोस्तों इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट मतलब पूरा समझ में होगा लैंड बैंक से रिलेटेड और डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।